हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 10th सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया कई तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा खुद का उसके साथ एक जुड़ाव है और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें इवेंट जिस तरीके से हुए हैं उससे आज की जो कंडीशन है उसको हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम आज जिस तरीके के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरीके से सारे लोग मिलकर, सारे स्टेट्स और ये सारी जो रिलीजन्स वगैरह सारे मिलकर रह रहे हैं, ये कैसे रह पा रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। क्या ये हमेशा से थे? ऐसा नहीं है। हमको पता है कि भारत में मोनार्कियल सिस्टम चलता था, राजा महाराजाओं वाला सिस्टम चलता था। बहुत सारे राजा हुए हैं, हमने पढ़ा है उनके बारे में, अकबर है, अशोका है, वो सारे जो है हमने पढ़े हैं। तो उसके बाद ये ऐसा सिस्टम जो आया है, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या उसी के साथ में जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो आई है लोगों के अंदर, वो इसका रिजल्ट है। तो देखते हैं इसमें इवेंट किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हमें पता लगेगा कि फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स का मतलब क्या है। नेशन स्टेट जो इंडिया जो बना है, नेशनलिज्म जो आया है, उसमें नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म का मतलब है मींस चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग हु दे वर, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वो क्या थे, क्या हैं, उनकी अपनी पहचान क्या है। पहले तो वो कहते थे एक रियासत के हैं, उस रियासत में हैं, उस राजा के साथ हैं। लेकिन जब नेशनलिज्म की ये बात आती है तो सारे लोग आज हम कहते हैं जैसे कि हम सब भारतीय हैं। तो हमारी जो सबकी एक कॉमन पहचान है, एक ऐसी पहचान जो कि आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। तो ये वो पहचान कैसे लोगों के अंदर आई, व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम किस जगह को बिलोंग करते हैं। क्या हम अलग हैं, किसी रीजन में दूसरा पर्सन अलग है? नहीं, हम सारे लोग एक ही रीजन को बिलोंग करते हैं। तो सब में एक जैसी फीलिंग आना कि हम सब भारत को बिलोंग करते हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग धीरे धीरे आ रही है, इसमें बहुत सारी चीजों ने अपना रोल प्ले किया। जैसे कि हम देखते हैं आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं, सॉन्ग्स हैं और आइडियाज। आइकन, सिंबल्स, ये सब हमको पता ही है। जैसे नेशनल फ्लैग्स है, नेशनल सॉन्ग है, इस तरीके से जो चीजें हैं जो हमें नेशन से जोड़कर हमारी आइडेंटिटी को दिखाती हैं। तो इसमें आगे हम देखते हैं इंडियन नेशनलिज्म इज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आ रहा है वो असल में ब्रिटिशर्स की वजह से आ रहा है। क्योंकि सबने देखा, देखिए ट्राइबल्स लोग थे, यहां पर डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो यहां पे सबने देखा कि हम सबका जो दुश्मन है वो एक कॉमन है, वो है ब्रिटिशर्स। जो कॉलोनियल रूल चल रहा है ये हमारा दुश्मन है, जो भी प्रॉब्लम है हमें इनकी वजह से हो रही है। तो क्योंकि सबने देखा कि कॉमन हमारा दुश्मन है तो इसलिए हम सबको एक हो जाना चाहिए, और इसलिए हम सब एक हैं क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। तो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, इसकी वजह से भी इंडिया में नेशनलिज्म आता है। इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारे जो जितने इवेंट्स हुए हैं, चाहे बहुत सारे जो फ्रीडम की स्ट्रगल्स हुई हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो रही थी, इसलिए सारे लोग एक साथ मिलकर उसमें पार्टिसिपेट भी कर पा रहे थे। तो देखते हैं ये इवेंट्स कहां से शुरू होते हैं। ये इवेंट शुरू होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया ने तो वैसे तो नहीं लड़ा था क्योंकि इंडिया था ही नहीं उस वक्त तो ब्रिटिशर्स यहां पर रूल करते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हमें पता है कब हुआ था, 1914 1918 तक का जो वो टाइम था, और यूरोप में सबसे ज्यादा लड़ा गया था, पावर्स 2 पार्ट्स डिवाइड को, ये हमें पता है। लेकिन उसका असर भारत पर बहुत ज्यादा हुआ था। कैसे कैसे हुआ था, उसने इंडिया का आगे का जो मूवमेंट है वो डिसाइड भी किया था। देखते हैं कैसे कैसे वो डिसाइड हुआ है। तो इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पर लड़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स तो थे, इंग्लैंड ने पूरा वॉर लड़ा था। और देखिए, जीते कोई भी वॉर को, चाहे इंग्लैंड जीते या कोई और जीते, लेकिन नुकसान तो सबका होता है। तो जब इतने लंबे समय तक 4 साल तक ये वॉर चलता है,
4 साल तक जब ये वॉर चलता है तो उसमें नुकसान ब्रिटेन का भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ तो फिर उसको भरपाई भी करनी है। तो ब्रिटेन ने देखा कि हमारी जो कॉलोनीज हैं जैसे इंडिया है और भी जो उनकी कॉलोनीज हैं, वहां से इस पूरे पैसे की भरपाई की जाए। तो देखिए क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन अराइजेस, नई सिचुएशंस बन गई, नए ग्रुप्स फॉर्म हो गए। कहां पे? वर्ल्ड में नए ग्रुप्स फॉर्म हो गए, नए अलायंस बन गए थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद नए अलायंसेस फॉर्म हो जाते हैं। देन राइज इन कस्टम ड्यूटीज, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये मैंने बताया अभी आपको कि जब ब्रिटेन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है वॉर में, तो उनके जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से वो सारे जो कंपनसेट किए जाएंगे वो इंडिया से कंपनसेट किए जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे पहले नहीं था इनकम टैक्स, और अब यहां पे इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, नया एक टैक्स इंपोज कर दिया गया एक तरीके से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्राइस राइज भी हो गया है। यहां पे जो चीज 10 रुपए की मिलती है वो 20 रुपए की हो गई इन 5 सालों के अंदर, 1913 से 1918 तक। ये वही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम है। ट्वाइस हो रहा है। फोर्स रिक्रूटमेंट बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था इंडियंस के लिए। इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। उनको वहां पर सोल्जर्स चाहिए और वो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट इंडिया के विलेजेस से कर रहे हैं। जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको फोर्सफुली जो है वो अपनी तरफ से लड़ने के लिए वहां पर लेके जा रहे हैं, सिपाही जो है भर्ती किया जा रहा है उनको। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, ये भी बहुत ह्यूमिलेटिंग था इंडियंस के लिए। क्रॉप फेलियर होता है 1918 में और 2021 में, 2 बार ऐसा हुआ। एक ड्यूरेशन ऐसा रहा है कि बहुत ही मुश्किल वक्त था भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए मुश्किल वक्त था। तो ये क्रॉप फेलियर भी हो गया इस ड्यूरेशन में। फिर एक हम इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी भी देखते हैं जो बहुत सारे लोगों में फैलती है और बहुत ही लोग इसमें मारे जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल वर डाइड, यानी कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25-30 लाख के अराउंड लोग जो है मारे गए थे। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ये सारा जो है इंपैक्ट हो रहा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इंडिया के ऊपर। देखते हैं इसका फिर इसकी वजह से क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया की हुई है उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और गांधी जी का रोल कैसे रहा है? गांधी जी ने अपना एक न्यू वे ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, या फिर वे ऑफ जो अपोज करते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपना एक स्टार्ट किया जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या था ये हमारा समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं जनवरी 1915 में। वर्ल्ड वॉर टाइम पर ही ये जो है साउथ अफ्रीका से लौट रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने सत्याग्रह जो है लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह से उन्होंने जो है वहां पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वहां ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो बहुत ज्यादा मतभेद हो रहा था, जो है व्हाइट्स ऑप्रेस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे ब्लैक्स के ऊपर, और बहुत डिस्क्रिमिनेशन था वर्ल्ड वाइड। उस वक्त उसकी बहुत चर्चा होती थी। तो गांधी जी को भी ऐसा कुछ देखने में आया, उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, हमने उसको मूवीज वगैरह में देखा है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है फॉट फॉर रेसिस्ट रेजिम बाय मास एजिटेशन, सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने वहां पर भी अपोज किया। सत्याग्रह क्या है? ये असल में ट्रुथ है। ट्रुथ क्या है अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इफ द कॉज was true in the struggle against injustice, no physical force is required. सत्याग्रह के हिसाब से, गांधी जी का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से, अगर हमारा जो मकसद है वो सच्चा है, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट इनजस्टिस, कोई इनजस्टिस कर रहा है उसके अगेंस्ट में हमने अपनी आवाज उठाई है, तो फिर हमें कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, केवल जो ट्रुथ की फोर्स है हमारी वो सफिशिएंट होगी।
ये कैसे होगा और इसको डिटेल में देखते हैं। Without being aggressive, battle can be won by this. ये समझ में आ गया होगा आपको। It appeal to the conscience of the oppressor. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सत्याग्रह में क्या कराया जाता है? सत्याग्रह में जो ऑपरेसर है, जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स थे, उनको फोर्सफुली भी जवाब दिया जा सकता है वैसे तो, लेकिन अगर फोर्सफुली जवाब देंगे तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए उसमें पीछे हट जाए। तो सत्याग्रह में क्या है कि हमें फोर्स यूज नहीं करना है, हमें ट्रुथ और नॉन वायलेंस से लोगों को और ऑपरेसर को दोनों को ये दिखाना है कि जो भी कुछ हो रहा है ये गलत है, जिससे कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए ट्रुथ को नॉन वायलेंस के थ्रू, वो देख पाए कि हाँ ये गलत है, उनको अंदर से जो है उनका कॉन्शियस इस बात के लिए कहे कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत है। तो उनको ये रियलाइज कराना है कि वो गलत कर रहे हैं, ना कि उनको वायलेंस से फोर्सफुली जो है उनको जो है चुप कराना है। चुप नहीं कराना है, रियलाइज कराना है। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट ये है। और देखते हैं इसमें आगे, महात्मा गांधी ने इसी जो है आइडिया को, सत्याग्रह के आइडिया को उन्होंने देखा कि ये धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट इंडिया। अगर इस प्रोसेस से हम चलते हैं तो ये हमारे कल्चर में भी है। अगर हम बुद्धिज्म में देखते हैं और डिफरेंट रिलीजन्स में देखते हैं तो वहां पर भी हमें धम्मा, जो धर्म है, जो हमारी ड्यूटी है, नॉन वायलेंस है, ये हमको मिल जाता है। तो हम अपनी जो सोल रूट है उससे जो है एसोसिएट भी हो पाएंगे, प्लस जो ऑपरेसर है उसको बगैर फोर्स यूज किए उसको रियलाइज कराकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करा सकते हैं। ये गांधी जी का मानना था, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह को एक टूल बनाया और साउथ अफ्रीका में भी उसको अप्लाई कराया, और हम आगे देखेंगे इंडिया में भी उन्होंने जो है सत्याग्रह मूवमेंट चलाई। कई सारे इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट चलाए ये देख लेते हैं आज। 1916, अब देखिए आप इसको सीक्वेंस को कर सकते हैं। जैसे 1915 में वो इंडिया आते हैं जनवरी में, तो 16 में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इसके बाद 17 में उन्होंने मूवमेंट चलाया, फिर 18 में। ये एक सीक्वेंस में ही आ रहे हैं। 15 में आते हैं वो, 16 में मूवमेंट चलता है, 17 में चलता है और 18 में चलता है। इसके बाद 19 में भी चलता है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो 16 में कौन सा मूवमेंट चला? 1916 में चंपारण जगह है बिहार के अंदर, बिहार के बॉर्डर पर आती है चंपारण बिहार। वहां पर ऑपरेस्ड प्लांटेशन सिस्टम, जो ऑपरेसिव जो प्लांटेशन सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया। अब ये क्या था? प्लांटेशन सिस्टम, यहां पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है इंडिगो के प्लांटेशन के बारे में। इंडिगो, हम उसको नील की खेती भी कहते हैं। नील, ब्लू कलर जो हुआ करता था। अगर आपने ध्यान हो, आपको हमने पहले एक बार पढ़ा था कि ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें नील की खेती के अगेंस्ट में जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो है अपनी आवाज उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। वो इसलिए करना पड़ता है इसमें क्योंकि जिस भी जगह पर नील की खेती एक बार हो जाती है, वहां फिर आसानी से दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती। वो जमीन एक तरीके से बंजर हो जाती है। साथ ही उसको उगाने में, नील को उगाने में बहुत ज्यादा पानी और मेहनत लगती है, और जो फार्मर्स थे अगर उस काम को कर भी रहे थे तो उनको उसका पूरा पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको उसका दाम नहीं मिल रहा था। वो सारा जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। तो इसलिए वो बहुत इस चीज से बहुत परेशान हो गए थे। तो उनके लिए गांधी जी ने वहां जाकर जो है सत्याग्रह किया चंपारण में, बिहार में, फॉर द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, वही नील की खेती के अगेंस्ट में। इसके बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हुआ है वो है खेड़ा, गुजरात। खेड़ा जगह है गुजरात के अंदर, और इसमें वो चाहते थे, जो फार्मर्स हैं वो चाहते थे रिलैक्सेशन हो जाए रेवेन्यू का, जो टैक्स वगैरह लिया जाता है, रेवेन्यू लिया जाता है लैंड का, वो हो जाए, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो गई थी, और वहां पर प्लेग नाम की एक बीमारी भी फैल गई थी। तो वहां पर भी लोगों के लिए के साथ खड़े होकर गांधी जी ने जो है सत्याग्रह किया। जो तीसरा सत्याग्रह है वो अहमदाबाद में होता है, और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस थी और उनके जो वेजेस थे, उसके लिए गांधी जी ने जो है सत्याग्रह किया।
इस चीज को अगर हम सत्याग्रह को आगे देखते हैं तो कुछ स्पीच वगैरह भी हैं गांधी जी की जो सत्याग्रह के बारे में बताती हैं। स्पीच में सत्याग्रह में जो बताया गया है उसमें ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे देखा सत्याग्रह को, ये भी बात जान लेते हैं। उनको लगा कि जो सत्याग्रह है ये वीक लोगों का वेपन है, क्योंकि ये वीक है, ये लड़ नहीं सकते, इसलिए इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया है कि इनको कुछ ना करना पड़े। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स मानते थे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे या यूरोपियंस में जो है ज्यादातर वो जो वॉर के गॉड हैं उनको वर्शिप किया करते थे। ठीक है, और यहां पर हम लोग नॉन वायलेंस वाले लोग थे। तो स्पीच अबाउट सत्याग्रह में इट इज सेड एज अ पैसिव रेजिस्टेंस द वेपन ऑफ वीक बट इट इज एन इंटेंस एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, गांधी जी ने अपनी स्पीच में बोला है कि ऐसा नहीं है कि ये वो एक पैसिव रेजिस्टेंस है या फिर वो एक वीक्स का वेपन है, बल्कि वो एक इंटेंस एक्शन है जिसमें लगातार बहुत ज्यादा इनर विल, इनर पावर की जरूरत पड़ती है जो लगातार चलती रहे। और उसका एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका में जो हुआ था मूवमेंट, वो पैसिव नहीं था, वो एक्टिव था, वो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट था। इसी बीच हम देखते हैं कि यहां पर रॉलेट एक्ट आ जाता है, इंडिया में रॉलेट एक्ट लगा दिया जाता है। रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि रॉलेट एक्ट एक कमिटी थी, रॉलेट जो कि वहां के जो इसके हेड थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उनके नाम पर थी। और इस एक्ट को बहुत जल्दबाजी में पास किया गया था। जल्दबाजी से मतलब क्या है? जल्दबाजी से मतलब है कि बहुत ही कम टाइम लिया गया था। जो लेजिस्लेचर था ब्रिटिशर्स का, उसने बहुत जल्दी ही इसको कर दिया था। इवन जो इंडियंस थे उस लेजिस्लेचर में, वो उनके अपोज के बावजूद इसको जो है पास कर दिया गया था। और ये बहुत ही ऑप्रेसिव और इनजस्ट लॉ था। कैसे? वो था कि ये रिप्रेस करने के लिए था पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो भी यहाँ पे इंडिया में हो रही थी, उनको रिप्रेस करने के लिए बनाया गया था। और इसके तहत जो है 2 साल तक का डिटेंशन किसी भी पॉलिटिकल लीडर का ये लोग कर सकते थे, उसको पकड़ के जेल में डाल के रख सकते थे 2 साल तक, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी हियरिंग, उसकी बिना कुछ सुने उसको 2 साल तक बंद किया जा सकता था जेल में। तो ये एक बहुत ही ऑप्रेसिव जो है, सप्रेसिव जो है लॉ था। इसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने देखा कि ये बहुत ही इनजस्ट है, तो उन्होंने यहां पर सत्याग्रह उसके लिए भी लॉन्च किया। वो सत्याग्रह जो था 1919 में 6 अप्रैल को गांधी जी ने लॉन्च किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह लॉन्च करते हैं गांधी जी अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ उसमें। जब इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया तो रैलीज निकाली जा रही थी, जो डिफरेंट पार्ट्स थे कंट्री के, वहां पर सिटीज थे, वहां पर जो है टाउन्स में रैलीज निकाली जा रही थी। इसके अलावा जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए थे, शॉपकीपर्स ने शॉप्स अपनी बंद कर दी थी। इसके अलावा जो टेलीग्राफ और जो रेलवेज की जो लाइंस थी, जो उनके ऑफिसेज वगैरह थे, उनको भी डिस्टर्ब किया गया था, रोका गया था। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने उसके जवाब में क्या किया, जो लोकल लीडर्स थे उनको सबको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसके अलावा महात्मा गांधी को जो है रोक दिया गया था कि वो अब दिल्ली नहीं आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो फिर दोबारा से वहां पर भी इस तरीके का मूवमेंट भड़क सकता है। ये सारी चीजें हो रही हैं, रॉलेट एक्ट और फिर उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह। इसी कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं आगे एक और इवेंट हो जाता है, बहुत ही जो है दर्दनाक इवेंट हुआ है, बहुत ही खून खराबा उसमें हुआ। वो था जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। देखते हैं कैसे हुआ। इसी में जब हम आगे देखते हैं तो 10 अप्रैल को पुलिस की फायरिंग होती है। कहां पर? एक पीसफुल इसी तरीके से रैली निकाली जा रही थी, मार्च हो रहा था, और उसमें पुलिस जो है फायरिंग कर देती है, और जिसकी वजह से वहां पर काफी लोग जो है मारे जाते हैं। और मारे जाने की वजह से लोग और जो है प्रोवोक हो जाते हैं और बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर जो है अटैक कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने फायरिंग की पीसफुल मार्च पे, लोग उससे प्रोवोक होकर पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और रेलवेज जो स्टेशन हैं वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया। जब ये देखा गया कि ये जो सत्याग्रह है ये वायलेंट हो गया है, तो फिर ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ यहां पर इंपोज कर दिया था। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में जो सारी कमांड है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सारे जो लीडरशिप है एक तरीके से,
वो एक मिलिट्री जनरल के हाथ में दे दी जाती है, यानी कि मिलिट्री रूल करेगी एक तरीके से वहां पर। तो मिलिट्री में वहां पर जनरल डायर जो है उस कमांड को ले लेते हैं, यानी जनरल डायर के पास अब वो कमांड आ जाती है आफ्टर दिस वायलेंट एक्ट। इसके बाद क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन है, ठीक है, 13 अप्रैल का दिन है, और लार्ज नंबर में लोग एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। उस मैदान का नाम है जलियांवाला बाग। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर कुछ लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना वगैरह, थोड़ा सा अपनी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, बट इट वाज पीसफुल। बाकी लोग वहां पर बैसाखी के मेले के लिए इकट्ठा हुए, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट और बैसाखी के मेले के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और ये अगर हम इवेंट देखेंगे 10 अप्रैल और 13 अप्रैल और बीच में मार्शल लॉ जो लगा हुआ है, तो पता लगेगा ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, और उस वक्त मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं था, इसलिए सारे जो ये लोग थे इनको सबको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लग गया है। तो मार्शल लॉ के बारे में सबको जानकारी भी नहीं थी। इसी बीच जनरल डायर जो है एंटर करते हैं उस बड़े से मैदान में जो जलियांवाला बाग है, और उसकी जो भी एंट्री थी जहां से उस मैदान में अंदर आया जा सकता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जो उनके और सोल्जर्स हैं वो अपनी पोजीशन लेते हैं और वो फायर ओपन कर देते हैं ऑन दी क्राउड, लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब हमको पता है कि उसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग कुएं में जो है वहां पर एक बना हुआ है और उसमें कूद जाते हैं, और कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। पर काफी लोग वहां मारे जाते हैं। बाद में जब जनरल डायर से ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां पर उनके मन में एक खौफ, एक डर का एक माहौल बनाना था, इसलिए मैंने ये किया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये वीडियो एंड होता है, और अगले वीडियो में हम जलियांवाला बाग के बाद जो इंसिडेंट्स हुए, जो इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, जो इंडियंस ने किया, और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैसे उसका जवाब दिया, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे और इसके आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे। मीनवाइल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।